सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम रूल ऑफ लॉ को सही तरीके से एस्टेब्लिश कर पाने की स्थिति में हैं। आज तो माहौल ये है कि अगर इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा जो 5 बार एमएलए रहा, 1 बार एमपी रहा, जिसका व्यक्तिगत रसूख भी है, वो अगर ऐसे ही निपटा दिया जाता है तो एक आम आदमी कितना सुरक्षित है। ये सबसे बड़ा सवाल हमारे देश की कानून व्यवस्था के ऊपर है, न्याय व्यवस्था के ऊपर है। कल को जज साहब को ये सोचना पड़ेगा कि हम जिस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी रिमांड में दे रहे हैं वो फिर दोबारा से जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने योग्य होगा कि नहीं होगा। वो तीनों पत्रकार की वेशभूषा में, यानी कि उनके गले में कुछ आइडेंटिटी कार्ड लटके हुए हैं। उनको ये कैसे पता कि अतीक और अशरफ अमुक समय पर अमुक जगह पर पहुंचेंगे और अमुक जगह से उनको पुलिस वैन से निकाल के फिर पैदल ले जाया जाएगा। फिर ये कैसे पता था कि उनको पत्रकार वार्ता की इजाजत दी जाएगी। यह सिवाय पुलिस अधिकारियों और किसी की भी जानकारी में नहीं हो सकता। यह भी नहीं हो रहा, कोई पुलिस वाला मौके से भाग नहीं रहा कि चलो भैया बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो गया, हम भाग जाएं, अपनी जान बचाएं। न वो जान बचा रहे हैं, न जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, न उनकी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो मारे जा रहे हैं, न अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करती हैं? तो राकेश जी, आपका जनज्वार में स्वागत है और हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि पुलिस और प्रशासन ने ऐसे कौन से लूप होल छोड़े जिसकी वजह से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई। दूसरी बात ये कि क्या पुलिस प्रशासन जिस तरह के मानदंडों के साथ एक सेंसेशनल माफिया डॉन कहें, नेता कहें, माफिया कहें, जो भी कहें, जिस तरह से ट्रीट कर रहा था, क्या यह सब कानूनी दृष्टि से जरूरी था या इसमें लूप होल थे? हम बिंदुवार आपसे जानना चाहेंगे एक्सपर्ट वकील होने के नाते कि आखिरकार वो कौन सी चीजें हैं जो बताती हैं कि यह मतलब उस पक्ष को मजबूत करती हैं जो पक्ष ये कह रहा है कि हत्या में पुलिस का हाथ है, हत्या में सरकार का हाथ है। जी साहब। देखिए, ऐसा है कि हम जब कोई भी मुकदमा दर्ज करते हैं, पुलिस कोई मुकदमा दर्ज करती है जी, तो अगर वो संज्ञेय अपराध है, एफआईआर दर्ज हो रही है, तो सारे मुकदमे स्टेट वर्सेस होते हैं। जब अंग्रेजों का शासन था तो किंग एम्परर वर्सेस होता था, किंग एम्परर वर्सेस भगत सिंह, किंग एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला शाही, किंग एम्परर। यानी कि यह माना जाता था कि ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध वह अपराध किया गया है। वर्तमान में जब हम संविधान को अपना लेने के बाद एक लोकतांत्रिक समाज है या लोकतांत्रिक देश है, तो अब सारे ऐसे जो अपराध होते हैं वो अपराध राज्य के विरुद्ध अपराध माने जाते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। इस नाते डिटेल्स में जाने के पहले हम लोगों को सैद्धांतिक रूप से यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी अगर क्राइम हो रहा है, किसी की हत्या हो रही है, किसी की जान जा रही है, किसी इस तरह के शूट आउट में, किसी तरह के इनकाउंटर में, और अगर वो किसी जुडिशियल आर्डर से नहीं है तो वो सब अपराध की श्रेणी में आएगा और यह माना जाएगा कि वह राज्य के विरुद्ध अपराध किया गया है और यह माना जाएगा कि भारतीय राज्य के ऊपर वो हमला है और यही माना जाना चाहिए। इसमें जो अलग अलग लोग हैं, कोई कहता है बहुत अच्छा हुआ, कोई कहता है बहुत खराब हुआ, तो जरा देखा जाए कि उनके ऐसा समझने के आधार क्या है। अभी हमने सुना कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं जिन्होंने यह बयान दिया है या ट्विटर पे कुछ लिखा है कि यह जो है कुदरत का न्याय हो गया। इसी तरह की बातें हम हाई कोर्ट में पिछले कई दिनों से थे, एक दो लोगों को छोड़ के बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल ये नहीं है कि अतीक अहमद की हत्या हुई है या अशरफ की हत्या हुई है, या अतीक अहमद या अशरफ माफिया थे, गुंडे थे, बदमाश थे। ये तो हम देख ही रहे हैं कि ऐसी ख्याति के जो लोग हैं, ऐसी ख्याति के लोगों की ज्यादातर इसी तरह से मौत होती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि
वो दोनों जुडिशियल कस्टडी में थे, और जुडिशियल कस्टडी से उनको पुलिस कस्टडी रिमांड दिया गया था। तब भी वो कोर्ट के डिस्पोजल पे थे। क्या कल को जब किसी अपराधी, माफिया या किसी सामान्य व्यक्ति को जिससे किसी पूछताछ की जरूरत होगी, कस्टडी का मतलब ये होता है कि उसको एक प्रोटेक्शन भी दिया गया कि अब उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि कोई अपराध किया है या कोई सजा देने का काम तो कोर्ट का है। किसी को कितने दिन निरुद्ध किया जाएगा, किसी को जो है मरने तक फांसी पर लटका दिया जाएगा, यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ इस देश की अदालतों को है, और किसी को इसकी इजाजत न तो है, न दी जा सकती है, न दी जानी चाहिए। तो मेरा जो सवाल था वह पॉइंट के तौर पर था कि अब अतीक अहमद की अगर बात करें तो अतीक अहमद के मामलों में वो कौन से बिंदु हैं जो कहते हैं कि यह काम गैर कानूनी हुआ है, या इसमें पुलिस की सह थी, या सवाल उठाते जैसे कुछ सवाल है, पुलिस की सह थी नहीं थी, जी। यह सोचना लोगों का काम है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो कोई किसी भी एक रिजनेबल माइंड के भीतर आने चाहिए। जैसे जिस किस्म की एक कुख्याति थी अतीक अशरफ की, जिस तरह से संवेदनशील मामला था, यह सवाल अनुत्तरित है कि उनको उस टाइम ऐसी कौन सी मेडिकल इमरजेंसी थी कि 10 बजे रात में काल्विन हॉस्पिटल में ले जाया गया, या ले जाने का प्रयास का, हॉस्पिटल तो जा ही नहीं पाए। नंबर 2, कि अगर काल्विन हॉस्पिटल उनको ले जाया जाना था तो कितने दूर तक उनको पैदल ले जाना था, और लोगों को इस बात का एक्सेस क्यों देना था कि पत्रकार और दूसरे लोग पहुंच सकें। क्या उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा घेरा नहीं था? मेरे ख्याल से था, जैसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगर पर्याप्त सुरक्षा घेरा था तो उस सुरक्षा घेरे का प्रोटोकॉल क्या है? क्या इतने इतने संवेदनशील मामले के भीतर किसी पत्रकार को या किसी को भी इस तरह से, या किसी जो कस्टडी के भीतर व्यक्ति हो, उसको इस तरह के पत्रकार वार्ता की कोई इजाजत है लीगली? ये सारे बहुत ही अगली बात, इसी से जुड़े हुए जिस हत्याकांड के भीतर इन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, अतीक और अशरफ को, उमेश पाल हत्याकांड, उसमें देखेंगे उसमें भी एक शूट आउट हुआ था। उसमें उमेश पाल के संभवतः 2 सुरक्षाकर्मी थे। तो जब उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया तो वह हमला उनको सुरक्षा कर्मियों के ऊपर भी करना पड़ा। यहाँ पे जो लोग, जो पुलिस के ऑफिशियल्स, पुलिस के जो भी पर्सनल्स थे जो उनको अस्पताल में ले जा रहे थे, तो वो उनकी सिक्योरिटी थी, वो उतनी ही सिक्योरिटी थी, वो या उतनी ही उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी जितनी जिम्मेदारी किसी नेता की, किसी उमेश पाल की या किसी की भी होती है। उनके रहते हुए कैसे उन्होंने फायर किया, एक चीज। दूसरी चीज, अच्छा एक भी पुलिस वाले के ऊपर कोई इस फायर बात नहीं को आप होता। जारी रखिएगा, लेकिन एक चीज क्लियर करिएगा। अगर आप वकील हैं और कोर्ट में मौजूद होते और 2 उदाहरण आपके सामने हैं, एक उमेश पाल हत्याकांड है, एक अतीक हत्याकांड है। उमेश पाल हत्याकांड में हत्यारे पुलिस पर भी गोली चलाते हैं, लेकिन अतीक अहमद हत्याकांड में अपराधी पुलिस पर गोली नहीं चलाते। अगर जिरह होती तो इस जिरह में क्या यह बात निकल कर आती कि वहां अतीक के मामले में अपराधियों को यह पता था कि पुलिस उन पर गोली नहीं चलाएगी, और उमेश पाल हत्याकांड में मालूम था अपराधियों को कि उन पर पुलिस गोली चला सकती है या चला रही थी? क्या होता, क्या तो एक बहुत रिजनेबल सा सवाल यहाँ पे पैदा होता है जी। वे लोग जो मौके पे पकड़े गए हैं, 3 लोग कि इन्होंने गोली चलाई, वीडियो में भी कुछ ऐसा दिख रहा है, वो तीनों पत्रकार की वेशभूषा में हैं, यानी कि उनके गले में कुछ आइडेंटिटी कार्ड लटके हुए हैं। उनको ये कैसे पता था कि अतीक और अशरफ अमुक समय पर अमुक जगह पर पहुंचेंगे, और अमुक जगह से उनको पुलिस वैन से निकाल के फिर पैदल ले जाया जाएगा? फिर ये कैसे पता था कि उनको पत्रकार वार्ता की इजाजत दी जाएगी? यह
सिवाय पुलिस अधिकारियों के और किसी की भी जानकारी में नहीं हो नहीं। सकता था। जी। तो ये सारे सवाल हैं जो जब भी इसमें जब ट्रायल होगा तो ये सवाल पूछे जाएंगे, और ये सवाल जब पूछे जाएंगे तो पुलिस इन सवालों के लिए बहुत कंफर्टेबल स्थिति में नहीं रह पाएगी। अगली एक चीज, मान लीजिए ये सारे सवालों का उत्तर दे लिया अच्छा, तो जवाबी फायरिंग क्यों नहीं होती है? पूरा शरीर होता है 5-6 फीट का, जिसमें पैर से लेकर सिर तक होता है। जरूरी नहीं कि हर गोली किसी की हत्या ही करे, पैर में भी गोली मारी जाती है। किसी भी तरीके से इफेक्टिव कोई गोली चला रहा है एकदम से अत्याधुनिक हथियारों से, और जो कि बैन है भारत में, और कोई ऐसे पकड़ रहा है, जो जो ऐसे पकड़ रहा है, क्या उस पुलिस वाले को यह रीजनेबल डर नहीं अपनी मौत का कि उसको मार देगा उसी पर? बस उसको 1 सेकंड और पलटना ही तो था। बिल्कुल। 1 सेकंड अगर पलटता ऐसे लगाता तो पुलिस वाला मारा जाता, और उसको ऐसे पकड़ रहा है। तो ये किस बात की ओर इशारा करता है? पुलिस की कोई भी स्टोरी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को समझते हैं, जानते हैं, उसको बहुत ही बारीकी से जांचते हैं कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल होने के कारण, तो इसमें कोई भी जो जांच होगी वो निश्चित रूप से उन तमाम सारे पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भी जानी ही चाहिए रीजनेबल तरीके से, कि उनका जो एक युक्त युक्त बिहेवियर था। मतलब आपका कहना है राकेश जी कि स्वाभाविकता ये कहती है कि अपराधी अगर उधर गोलियां दाग रहा है और कोई पुलिस वाला उसको पकड़ रहा है, तो एक तो वो भी गोली चलाना चाहिए था जो यहाँ चलाता नहीं दिखता है। दूसरा कि पुलिस वाले भी तो होमगार्ड नहीं, जो हम बार बार कहते हैं कि पुलिस वाले एसटीएफ के जवान हैं, वो ट्रेंड हैं और उनके पास भी ऑटोमेटिक गन है। ट्रेंड हो या ना हो, उनके पास जो भी हथियार दिया गया है उससे उसकी वो रक्षा करेंगे, रक्षा करने के लिए बाध्य हैं, ड्यूटी बाउंड है जी, जो हथियार उनको दिया गया है। या वो भी कम से चलता कम यहाँ दिखाई नहीं देता। और अगर उनको अपने जान का भय हो गया तो किसी को ऐसे पकड़ के तो अपनी जान नहीं बचा सकते, या तो भाग जाते वो। भाई सहज मानवीय वृत्ति है कि आदमी को डर लग गया, अपनी जान बचाएगा, यह भी नहीं हो रहा है। कोई पुलिस वाला मौके से भाग नहीं रहा कि चलो भैया बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो गया, हम भाग जाएं अपनी जान बचाएं। न वो जान बचा रहे हैं, न जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, न उनकी उनकी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो मारे जा रहे हैं, न अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करती हैं? ये सारे सवाल हैं जो बार बार इसमें आएंगे और पूछे जाएंगे। इन सवालों का जवाब देना, जो भी पुलिस की स्टोरी बनेगी, इन्वेस्टिगेशन में जो भी निकल के आएगा, देना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, एक इस मामले में एक कमेटी बनी है और उस कमेटी के मुखिया एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे। आपको क्या लगता है कि तमाम समितियां बनती हैं, इन समितियों का कोई सही उपयोग या जनता को कोई भरोसा जैसी चीज क्यों नहीं बनती? ऐसा लगता है कोई रिवाज है, कोई तरीका है, बस निकाल दिया गया और एक कमेटी बना दी गई। क्या इस कमेटी, जो मौजूदा कमेटी है, संभवतः आप जानते होंगे, उस पर क्या जनता को भरोसा करना चाहिए? देखिए, एक ऐसी चीज, हमारे देश में 3 चीजें बड़ी पवित्र मानी जाती है। होली काऊ, पवित्र गंगा है, पवित्र गंगा, और पवित्र न्यायपालिका। जी। तो सवाल उठेगा कि गाय कितनी पवित्र है, गंगा जी भी बहुत पवित्र हैं, कितनी पवित्र हैं? तो अगर उतनी ही पवित्र हैं तो न्यायपालिका, खासतौर से रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड जजों का जो ट्रेंड देखा गया है कि वो रिटायरमेंट के बाद अजगरी नौकरी पाने के लिए परेशान रहते हैं। बहुत बहुत ही पता नहीं उसके लिए कौन कौन से निचले स्तर पर लोग गिरते हैं। और यह मेरी व्यक्तिगत राय है, बार बार मैं इसको जो जो फोरम अवेलेबल होता है उस पर मैं उठाता हूं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि आफ्टर रिटायरमेंट जजों को जो अलग अलग कमीशन में, अलग अलग ट्रिब्यूनल में, इन तमाम सारी जगहों पे रखा जाता है। और यह किस आधार पे होता है? ये बहुत ही अंधेरे में है। या तो भैया जजों को कभी रिटायर ही मत करो, जैसे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में होता है, एक बार जो जज बन गया उसको जिंदगी भर जज बने रहने दो, ताकि उसके ऊपर कम से कम नौकरी जाने का कोई दबाव ना हो। उसके भीतर कम से कम इतना तो रहे कि जो भी उसकी न्याय, जो उसका न्यायिक विवेक है उसके हिसाब से वो न्याय करे, जब मर जाए तो फिर अल्लाह मियाँ ही उसको विदा करे जज की कुर्सी से। लेकिन ये जो रिटायरमेंट के बाद कुछ जज
फिर से किसी नौकरी में चले जाते हैं हम्म, और कुछ नहीं जा पाते हैं, जी, क्या हमारी सरकार इस पे कोई श्वेत पत्र जारी करेगी? हम्म, क्योंकि हाई कोर्ट जज तो सभी हैं, सुप्रीम कोर्ट जज तो सभी हैं, किसकी किसके साथ कॉम्पिटिबिलिटी है? ये हम्म, तमाम सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन ये बड़ा गंभीर सवाल है जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए। जी, वैसे तो जैसे ही कहा गया, अब सर्वोच्च बात क्या होगी? हम हम्म, न्यायपालिका में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जाएं, तो क्या कहेंगे कि भाई वो तो पहले से ही एसटीएफ है, जांच हो जी, रही है। जी, तो अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो रद्दा रखा जाएगा, वो हम्म, कहा कहा जाएगा कि भाई जुडिशियल इंक्वायरी। जुडिशियल इंक्वायरी भी हमने ऑर्डर कर दी है। हाँ, तो ये जुडिशियल इंक्वायरी से बड़ी कोई चीज तो हो नहीं सकती है। बजाय इसके, मेरा एक एक प्रपोजल है इसमें, और हम्म, इसमें मैं न्यायपालिका के भीतर एक हिस्से के रूप में हम्म, समझता हूँ। हम्म, ये मामला उत्तर प्रदेश का है। जी, उत्तर प्रदेश में कोई बहुत इफेक्टिव, बहुत एफिशिएंट, वेल हम्म, इक्विप्ड, कोई हम्म, इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी नहीं है। जी, वही जांच एजेंसी है हम्म, जिसको सिविल पुलिसिंग का काम करना पड़ता है। हम्म, उसके पास समय कितना मिलता है, कितने पुलिस थाने हैं, उन पुलिस थानों में कितने अफसर हैं, जी, कितनी उन पुलिस अफसरों को ऑफिशियल ड्यूटी निभानी पड़ती है, हम्म, कितनी जो हुजूरी के लिए जानी पड़ती है कि सर्किट हाउस में ये मंत्री जी आ रहे हैं, वो न्यायमूर्ति महोदय आ हम्म, रहे हैं, वो वीआईपी आ रहे हैं, वो वीवीआईपी आ रहे हैं, हम्म, जिसकी कहीं एंट्री नहीं होती है। तो उन पुलिस वालों के पास कितना समय बचता है कि कितना टाइम वो इन्वेस्टिगेशन में लगाएंगे? हम्म, फिर अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम्म, कितने हमारे पास फोरेंसिक लैब्स हैं, जी, वो फोरेंसिक लैब्स कितने वेल इक्विप्ड हैं? हम्म, हम, एक छोटी सी बात, हम्म, जब फोरेंसिक के वो लिए जाते हैं, नमूने लिए जाते हैं, हम्म, कितने पुलिस थानों के पास हम्म, उन नमूनों प्रिजर्व करने का हुनर है, प्रिजर्व करने की स्थिति है, प्रिजर्व करने का के संसाधन है, कि जब वो विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पहुंचे तो हम्म, इस हालत में पहुंचे कि उनसे सही सही जांच संभव हो सके। ठीक है। ये तमाम सारे सवाल हैं। ये बड़ा कोई, बड़ा प्रश्न किया, बिल्कुल। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप इस बात का सर्वे कर लीजिए। मेरा तो अनुमान है हम्म, कि ज्यादातर पुलिस अधिकारी हम्म, जिस मेन काम के लिए लगाए गए हैं, उसके अलावा बाकी वो सारा काम करते हैं, या उनको करना पड़ता है। ठीक बात। वैसे तो अगर ये जांच करनी हो, हम्म, तो किसी भी जिले के सर्किट हाउस में चले जाइए, देख लीजिए वहां पे कितने पुलिस पर्सनल हैं। और खास तौर से तब जरूर जाइए हम्म, कि जब कोई वीआईपी वीवीआईपी आया हुआ हो, हम्म, तो पता चल जाएगा। देख लीजिए कि पूरे जिले में कितनी पुलिस फोर्स है, और कितनी पुलिस फोर्स सर्किट हाउस पे लगी हुई है, कितने लोगों को ऑफिशियली रवाना किया गया है। हम्म, ये तीन चीजें निकाल लीजिए, जितने ऑफिशियली रवाना किए गए, जितने वहां है माइनस कर लीजिए, तो पता हम्म, चलेगा कि वो किस कार्य में लगे हुए हैं। ठीक बात। सवाल इसका नहीं है कि कौन मारा गया, हम्म, सवाल इसका नहीं है कि उसको किसने मारा, हम्म, सवाल ये नहीं है कि किन किन इंडिविजुअल्स की इसमें गलती है। हम्म, उसमें तो जांच एजेंसियां और कानून और न्यायालय अपना काम करेंगे। हम्म, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम रूल ऑफ लॉ को हम्म, सही तरीके से एस्टेब्लिश कर पाने की स्थिति में हैं? हम्म, जब रूल ऑफ लॉ सही तरीके से लागू होगा, हम्म, तो इसका मतलब यह है कि भारत का सर्वोच्च लॉ, हम्म, संविधान सही तरीके से लागू होगा। और जब संविधान सही तरीके से लागू होगा, तो जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, गांधी जी के जंतर में जो सबसे अंतिम व्यक्ति की बात की गई है, हम्म, वह अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। आज तो माहौल यह है कि अगर इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा जो 5 बार एमएलए रहा, एक बार एमपी रहा, हम्म, जिसका व्यक्तिगत रसूख भी है, वो अगर ऐसे ही निपटा दिया जाता है, जी, तो एक आम आदमी कितना सुरक्षित है? हम्म, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे देश की कानून व्यवस्था के ऊपर है, न्याय व्यवस्था के ऊपर है। कल को जज साहब को यह सोचना पड़ेगा कि हम जिस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी रिमांड में दे रहे हैं, हम्म, वो फिर दोबारा से जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने योग्य होगा कि नहीं होगा? दोबारा से हम उसको जेल भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे? वो जीवित उपस्थित रहेगा कि नहीं रहेगा? ये सवाल भी अब हर जज के सामने आएगा। यह जो संदेह है, ये पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था को, जो क्रिमिनल जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कहीं न कहीं हिला के रख देता है। और यह बहुत बड़ा सवाल हमारी सत्ता के लिए है, हमारे संसाधनों के लिए, हमारे हमारी सरकारों के लिए है, और हमारी न्याय व्यवस्था के लिए है। और इस पे जरूर सोचना चाहिए कि
रूल ऑफ लॉ को हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हम लोग बातचीत कर रहे थे राकेश कुमार गुप्त से, वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील है। हम जानना चाह रहे थे कि अतीक अहमद हत्याकांड में वह कौन से लूप होल हैं जिसकी वजह से जनता का एक बड़ा हिस्सा कह रहा है कि यह हत्याकांड कहीं ना कहीं से सह पर है, पुलिस की कोई ना कोई मिली भगत है। सबसे बड़ी बात जो राकेश ने कही वो ये कही कि रूल ऑफ लॉ इस देश में ध्वस्त हो रहा है और स्थिति ये है कि अपने दुश्मनों को निपटा देने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार दिखाई दे रही है। अगर 5 बार का एमएलए और 1 बार का एमपी सिर्फ माफिया डॉन होने की वजह से मारा जा सकता है, तो आप सबको यह जानना चाहिए कि हमारी मौजूदा विधानसभा उत्तर प्रदेश में करीब 413 में से 166 से ज्यादा एमएलए घोर अपराधों में संलिप्त हैं। तो सवाल ये है कि क्या इन्हें भी टपका दिया जाएगा या फिर रूल ऑफ लॉ की दुहाई दी जाएगी। शुक्रिया आपका बातचीत, धन्यवाद। धन्यवाद। जनज्वार जनता की मीडिया।